स्क्रीन विजिबल है। हेलो। ये सेकेंड ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है, पहला है क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसमें प्रोग्रामिंग पढ़ना है, मतलब जो प्रोग्राम बनाते हो उस प्रोग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, तो उससे रिलेटेड थ्योरी है। Client server model. Most of the network application use the client server architecture. The client refers to the process by which they will communicate with each other to exchange some information. यानी जो अधिकतर नेटवर्क एप्लीकेशन होते हैं वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करती है या यूज करती है, और जो क्लाइंट होता है वो रेफर करता है एक प्रोसेस को, जो कि सर्वर से कुछ भी डेटा कम्युनिकेट करना होता है, तो उस समय क्लाइंट विल इंटरेक्ट विद द सर्वर। जो क्लाइंट है एज ए प्रोसेस वर्क करता है, और सर्वर भी एक प्रोसेस के रूप में वर्क करता है, तो इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया क्लाइंट प्रोसेस। द क्लाइंट प्रोसेस इज ए प्रोसेस विच टिपिकली मेक्स ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लाइंट प्रोसेस एक प्रोसेस है जो इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है। आफ्टर गेटिंग द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मिलने के बाद दिस प्रोसेस मे टर्मिनेट और मे डू सम अदर प्रोसेसिंग। रिस्पॉन्स मिलने के बाद ये प्रोसेस टर्मिनेट हो सकता है या कुछ अदर प्रोसेसिंग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट ब्राउजर, जैसे कि इंटरनेट ब्राउजर वर्क्स एज ए क्लाइंट एप्लीकेशन के रूप में काम करता है, विच सेंट ए रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर, जो वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है टू गेट सम एच टी एम एल पेज। कोई एक एच टी एम एल पेज को मंगाने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजता है एज ए ब्राउजर। फिर सर्वर प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस विच टेक्स अ रिक्वेस्ट from the client. After getting the request from the client, the process will do requested processing and will send back requested information back to the client. ठीक है, ये एक प्रोसेस है जो रिक्वेस्ट लेता है क्लाइंट से। आफ्टर गेटिंग द रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट लेने के बाद क्लाइंट से ये प्रोसेस करता है। द प्रोसेस विल डू रिक्वेस्टेड प्रोसेसिंग करेगा एंड विल सेंड बैक रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, और वापस भेजेगा रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को। फॉर एग्जाम्पल वेब सर्वर कीप्स वेटिंग फॉर द रिक्वेस्ट। वेब सर्वर वेटिंग में रहता है फ्रॉम इंटरनेट ब्राउजर से। व्हेन इट गेट्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर, जब ये ब्राउजर से रिक्वेस्ट लेता है, इट पिकअप ए HTML पेज एंड सेंट बैक टू द क्लाइंट इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स। ये HTML पेज पिकअप करता है और रिस्पॉन्स के रूप में क्लाइंट को वापस करता है। तो जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है वो एज ए client will request to server will process the response and send back the response as a response to the client। यहाँ पे दो तरह के आर्किटेक्चर यूज होते हैं। जो आर्किटेक्चर है क्लाइंट सर्वर, वो है या तो 2 टायर या 3 टायर या n टायर। 2 टायर, 2 टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है सर्वर से। मीन्स क्लाइंट प्रोग्राम डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा सर्वर से। जैसे कि कल हमने देखा था लैब में, तो हम ही अपने ही मशीन पे, मेरे ही मशीन पे क्लाइंट का भी प्रोग्राम चल रहा था और मेरे ही मशीन पे सर्वर का भी प्रोग्राम चल रहा था। मीन्स अभी हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो एज ए 2 टायर आर्किटेक्चर काम करेगा। अगला होता है 3 टायर आर्किटेक्चर। इन दिस आर्किटेक्चर वन और मोर सर्वर सिट्स इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। एक क्लाइंट और सर्वर प्रोग्राम के बीच में एक या एक से अधिक सर्वर रहता है, और उस सर्वर को मिडिलवेयर सर्वर सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि अपाचे टॉमकेट के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर को। जैसे अभी BCS 53 आप लोग का जो वेब प्रोग्रामिंग वाला सिलेबस है, उसमें जब JSP सेक्शन करोगे
तो वहाँ पे अपाचे टॉमकैट पे प्रोग्राम बनाओगे। मतलब आप एक क्लाइंट का प्रोग्राम बनाओगे, एक सर्वर का प्रोग्राम बनाओगे और दोनों प्रोग्राम का वेब आर्चिव बना के अपाचे टॉमकैट सर्वर पे अपलोड कर दोगे, यानी डाउन इंस्टॉल कर दोगे। ठीक है, जिसको कि प्रॉपर टर्म में डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। तो अब जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे तो आप किसको रिक्वेस्ट करोगे? थ्रू द सर्वर, वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करोगे सर्वर को। तो वेब सर्वर मीन्स अपाचे टॉमकैट आपको सर्वर सर्वर के रूप में काम करेगा और प्रोसेस करके रिस्पॉन्स देगा आपको। तो थ्री टायर आर्किटेक्चर आपका जो वहाँ पे जेएसपी वाला प्रोग्राम का एग्जांपल करोगे उसका उस कॉन्सेप्ट को यूज करता है। इसके बाद अगला है एन टायर आर्किटेक्चर। एन टायर आर्किटेक्चर का मतलब है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में एन माइनस वन सर्वर सीट करता हो, मतलब रहता हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाते हो टिकट परचेज करने, तो टिकट लेते समय आपको पैसे देने होते हैं। पैसे देने के लिए आप बैंक के साइट से लॉगिन करते हो। जब लॉगिन करते हो तो पैसा अगर टिकट कट गया है तो वो टिकट आपके मोबाइल नंबर पे भी आता है और एज वेल एज ईमेल पे भी आता है। तो टिकट परचेज करते समय कितने सर्वर इंटरेक्ट हुए? एक इंडियन रेलवे का सर्वर, दूसरा बैंक का सर्वर, तीसरा ईमेल का सर्वर, चौथा मोबाइल का सर्वर। ठीक है, तो इतने लोग इंटरेक्ट होते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो इसलिए वहाँ पे एंटायर आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट होता है। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइंट प्रोग्राम। समझ में आया? अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइंट प्रोग्राम। जो क्लाइंट का प्रोग्राम बनाओगे तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को समझना होगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज ये होती है कि इट इज इन्वोक डायरेक्टली बाय द यूजर। ये यूजर के द्वारा डायरेक्टली इन्वोक किया जाता है और ओनली फॉर ए वन सेशन, और एक ही सेशन के लिए एक्सिक्यूट करता है। मतलब एक क्लाइंट एक ही रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर उसको दूसरा रिक्वेस्ट करना है तो उसको दूसरा प्रोसेस इनिशिएट करना होता है। दूसरा, the client program actively initiates connection contact with the server. क्लाइंट प्रोग्राम को जब भी सर्वर से कुछ कम्युनिकेशन लेना होता है तो एक्टिवली इनिशिएट होता है। ठीक है, यहाँ दो मोड है, एक एक्टिव और एक पैसिव। पैसिव का मतलब जैसे हम आप जब सोए होते हैं तो पैसिव स्टेट में होते हैं, और जब जगे होते हैं तो एक्टिव स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लाइंट प्रोग्राम जब भी रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को तो वो एक्टिव स्टेट में रिक्वेस्ट करेगा, मतलब जगा हुआ होगा। और सर्वर सोता रहता है। अगर उसके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है तो सर्वर सोता रहता है। जैसे ही रिक्वेस्ट आया तो पैसिव से एक्टिव स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एटीएम में जाते हो पैसे निकालने, मान लो एटीएम में आपसे पहले कोई नहीं है कस्टमर, तो एटीएम कुछ नहीं कर रहा है, बिजी नहीं है, मतलब सोया हुआ है, पैसिव स्टेट में। ठीक, और जब आप गए तो कार्ड लगा है तो वो एक्टिव हो गया, मतलब आप एक्टिवली पैसा निकालना है तो एक्टिव हुए, कार्ड इंसर्ट किए। ठीक है, जैसे ही आप कार्ड इंसर्ट किए तो आपके डिटेल को प्रोसेस करने के लिए सर्वर भी एक्टिव हो गया। और जब तक आप कार्ड नहीं लगाए थे तब तक एटीएम सर्वर क्या था? एक्टिव स्टेट में था। हाँ, पैसिव स्टेट में। ठीक, तो क्लाइंट प्रोग्राम कैन एक्सेस मल्टीपल सर्विसेज एज नीडेड। क्लाइंट प्रोग्राम मल्टीपल सर्विस को यूज कर सकता है अगर उसको ज़रूरत है। जैसे आप एटीएम में गए तो हो सकता है कि आप पहले बैलेंस इंक्वायरी करें, फिर कार्ड लगा के मिनी स्टेटमेंट निकाल ले, या फिर पैसे निकाल ले, उसके बाद फिर से मिनी स्टेटमेंट निकाल ले। तो आपको जितने उसके सर्विसेज है, एक या एक से ज़्यादा सर्विस का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्टिवली कॉन्टैक्ट वन एट ए टाइम। आपको एक्टिवली कॉन्टैक्ट करना होगा एक एक करके, एक एक बार में एक ही काम करना होगा। उसके बाद क्लाइंट प्रोग्राम डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसको कोई स्पेशल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वर प्रोग्राम। जब सर्वर प्रोग्राम की का है कि इट इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन सिस्टम बूट्स एंड कंटिन्यू टू एक्सिक्यूट थ्रू मैनी सेशन।
सर्वर प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है और मैनी सेशन के लिए एग्जीक्यूट होता है। कैन बी रन ऑन ए शेयर्ड कंप्यूटर, इसको शेयर्ड कंप्यूटर पे रन किया जा सकता है। और इट वेट्स पैसिवली फॉर रिक्वेस्ट फ्रॉम आर्बिट्रेरी क्लाइंट, और ये पैसिवली वेट करता रहता है आर्बिट्रेरी क्लाइंट के लिए। इसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम में पहला है इटरेटिव एंड कंकरेंट। When server knows that client is going to take short amount of time, server program handle the client request one by one in linear manner. Such program are known as iterative or sequential program. Sequential server program. ठीक है, जब सर्वर को पहले से पता होता है कि क्लाइंट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम लेगा प्रोसेस प्रोसेस के लिए, तो वहाँ पे उस प्रोग्राम को हम इटरेटिव या सीक्वेंशियल प्रोग्राम बोलते हैं। इफ द सर्वर डज नॉट नो हाउ मच टाइम द क्लाइंट विल टेक, एट दैट केस सर्वर प्रोग्राम इज नोन एज कंकरेंट प्रोग्राम। ठीक है, जैसे मान लो आप जी में ई में फेसबुक पे गए, एक पोस्ट आपने रीड किया, फिर स्क्रॉल करके दूसरा पोस्ट रीड कर लिया, फिर स्क्रॉल करके तीसरा पोस्ट रीड कर लिया। तो यहाँ पे फेसबुक पे लॉगिन करने के बाद आप कितने पोस्ट देखोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मतलब सर्वर टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाएगा, कंकरेंट प्रोग्राम, वन टू मैनी। अगला है स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड प्रोग्राम। The application program which uses standard protocol for communication is called standard program. ठीक है, the standard program may be used FTP, Telnet, HTTP और SMTP। मतलब जब आप अपने प्रोग्राम में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज करते हो तो उसको स्टैंडर्ड प्रोग्राम कहा जाता है। जब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज नहीं करते हो तो उसको नॉन स्टैंडर्ड प्रोग्राम कहा जाता है। जैसे C++, जावा का अभी तक का जो प्रोग्राम बना है नेटवर्किंग से पहले, तो वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं है। प्राइम नंबर निकालने के लिए क्या प्रोटोकॉल है, बस रूल है कि एक नंबर, जो नंबर अपने आप से या एक से डिविजिबल होगा वो प्राइम होगा। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टीज है, इसके लिए कोई प्रोटोकॉल रूल्स फॉर कम्युनिकेशन थोड़ी डेवलप किया गया है। ठीक है, तो जब कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को नहीं यूज करते अपने प्रोग्राम में तो वो नॉन स्टैंडर्ड प्रोग्राम होता है, और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को यूज करते हैं तो स्टैंडर्ड प्रोग्राम होता है। इसके बाद है स्टेटफुल एंड स्टेटलेस प्रोग्राम। स्टेट इंफॉर्मेशन, स्टेट मीन्स होता है डेटा, स्टेट इंफॉर्मेशन दैट इज मेंटेन्ड बाय ए सर्वर अबाउट इट्स स्टेट ऑफ ऑनगोइंग इंटरेक्शन with the client program. If a server program is maintaining the state of ongoing communication, it is called stateful server program. For example, FTP is a stateful server, whereas HTTP is a stateless server. ठीक है, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे कि आपका इंफॉर्मेशन सेव करके रखा जाए वो स्टेटफुल प्रोग्राम होगा, और जहाँ पे नहीं रखा जाता है सर्वर के द्वारा वो स्टेटलेस प्रोग्राम होता है। जैसे कि अगर आप एफ टी पी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो या टी सी पी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो स्टेटफुल प्रोग्राम है, और अगर आप एच टी टी पी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो आपका एच टी टी पी को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो आपका स्टेटलेस प्रोग्राम है। इसके बाद है concurrent connectionless program or concurrent connection oriented program. When a server creates a process to attend each request from the client and the services provided by the server is connectionless, in that case it is called concurrent connectionless program. अगला है concurrent connection oriented program. If that this type of server program can handle multiple client and can use connection oriented service is called concurrent connection oriented program. Concurrent का मतलब होता है वन टू मैनी, कनेक्शन लेस का मतलब डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो क्लाइंट और सर्वर के बीच में, मीन्स देर इज नो
acknowledgement concept has been shared between client and server. In that case, it is called connection less प्रोग्राम. तो कंकरेंट, जैसे आप एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे कि आपका इंफॉर्मेशन सेव करके नहीं रखा जाता है और मल्टीपल मल्टीपल रिक्वेस्ट शेयर किए जाते हैं, जैसे कि बिना लॉगिन के कुछ सर्च करना कंकरेंट कनेक्शन लेस है, और लॉगिन के साथ सर्च करना कंकरेंट कनेक्शन ओरिएंटेड है, या यूट्यूब पे सर्च करते हो तो कनेक्शन ओरिएंटेड है. अगला है इटरेटिव कनेक्शन लेस प्रोग्राम और इटरेटिव कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम. वन टू वन अगर सर्च हो कनेक्शन लेस इन्वायरमेंट में, मतलब बिना डेटा सेव किए हुए, बिना डेटा सेव किए हुए अगर आप वन टू वन कनेक्ट होते हैं तो इसको हम लोग कंकरेंट कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम बोलते हैं. डिटेल अपना डालिए. डालिए, डिटेल डालिए, सेव कर ले, फिर शुरू कर. डाल दिए. हेलो. इटरेटिव कनेक्शन लेस प्रोग्राम.
In this type of program, the server can handle only one client at a time. इस तरह के प्रोग्राम में सर्वर केवल एक क्लाइंट को एट ए टाइम हैंडल करता है. दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम यूज्ड व्हेन द क्लाइंट टेक्स वेरी लेस टाइम. ठीक, इस टाइप के प्रोग्राम यूज किए जाते हैं जब क्लाइंट बहुत कम समय लेता है सर्वर का एंड प्रोग्राम यूज करता है कनेक्शन लेस सर्विस. कनेक्शन लेस सर्विस को यूज करता है मीन्स डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में और क्लाइंट विल टेक वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ सर्वर. तो ऐसे प्रोग्राम को हम लोग इटरेटिव कनेक्शन लेस प्रोग्राम बोलते हैं. एग्जाम्पल हो गया कि टू सर्च समथिंग और एनीथिंग अबाउट फ्रॉम गूगल. जब गूगल से आप कुछ सर्च करते हो बिना लॉगिन के तो ये इटरेटिव कनेक्शन लेस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट होता है. दूसरा है इटरेटिव कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम. In this case, in this type of server program, only a single client is handled by the server and server uses the connection oriented services. For example, reading an inbox mail after login from a particular mail server. जब आप ईमेल सर्वर से कोई ईमेल पढ़ते हो इनबॉक्स का तो वो एग्जाम्पल होगा इटरेटिव का. क्यों इटरेटिव? बिकॉज एट ए टाइम आप कोई एक ही ईमेल पढ़ सकते हो. कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों? बिकॉज डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है क्लाइंट और सर्वर के बीच में. मीन्स आप लॉग इन करके इंटरेक्ट हुए हैं उससे. समझ आया? इसके बाद है सॉकेट कॉन्सेप्ट. सॉकेट इज द कम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर. सॉकेट को टेक्निकली कहा जाता है कि वो आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर का कम्बिनेशन होता है. सॉकेट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट प्रोसेस ऑन द सेम और डिफरेंट मशीन. सॉकेट अलाउ करता है कम्युनिकेशन दो डिफरेंट प्रोसेस के बीच में या सेम प्रोसेस के बीच में. when a process wants to communicate with other process in that it first has to create a socket. जब एक प्रोसेस को कम्युनिकेट करना होता है दूसरे प्रोसेस से तो ये इसको पहले सॉकेट क्रिएट करना होता है. फॉर क्रिएटिंग द सॉकेट द प्रोसेस रिक्वेस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम. सॉकेट क्रिएट करने के लिए प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द सॉकेट एंड ऑल्सो ए सॉकेट नंबर. ऑपरेटिंग सिस्टम सॉकेट प्रोवाइड करता है और साथ में सॉकेट नंबर प्रोवाइड करता है एंड दिस सॉकेट नंबर इज स्टोर्ड इन अ फाइल कॉल्ड सॉकेट डिस्क्रिप्टर. और वो सॉकेट नंबर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिटर्न करता है एक फाइल में सेव करके रखा जाता है जिसको कि सॉकेट डिस्क्रिप्टर बोला जाता है. मीन्स जब आप कोई प्रोग्राम चलाते हो क्लाइंट प्रोग्राम चलाते हो और एक सर्वर प्रोग्राम चलाते हो तो क्लाइंट प्रोग्राम के लिए क्लाइंट प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है सॉकेट का. ऑपरेटिंग सिस्टम सॉकेट क्रिएट करता है और वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू नेटवर्क में इंटरनेट की हेल्प चाहिए होता है और विद द इंटरनेट अगेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होगा मीन्स टीसीपी या यूडीपी और वहाँ पे एक सॉकेट क्रिएट किया जाएगा मीन्स आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर होगा डेस्टिनेशन का जिससे कि टीसीपी और यूडीपी कम्युनिकेट करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉकेट क्रिएट किया है उस पर कोई भी दूसरा एप्लीकेशन या सर्वर एप्लीकेशन रन करेगा. अब सॉकेट को अगर टेक्निकली समझना है तो इन जनरल कहा जाता है कि सॉकेट का मतलब होगा कि कम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर. लेकिन इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर कैसे वो होल्ड करके रखता है और इसके लिए ज़रूरत है कि टाइप ऑफ सॉकेट को पढ़ा जाए. तो सॉकेट के जो स्ट्रक्चर का पार्ट है वो है आपका लोकल एड्रेस, रिमोट एड्रेस, फैमिली टाइप प्रोटोकॉल. लोकल एड्रेस, this field stores the address of local machine. It is a pointer to a buffer of type struct sockaddr underscore in. This
contains the local address to which socket is to be bound. मीन्स जो लोकल मशीन का यानी क्लाइंट मशीन का आईपी है उसको होल्ड करने के लिए हम लोग लोकल एड्रेस नाम का वेरिएबल बनाएंगे। इसी तरीके से अगला होता है रिमोट एड्रेस। इट इज़ द पॉइंटर टू अ बफर ऑफ structure sockadr underscore in. This contains the this contains the remote address of the machine to which socket is to be bound, जिससे socket bound होता है। अगला है फैमिली। फैमिली डिफाइंस द ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल नीडेड फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, फैमिली बताता है ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल को जो कि कम्युनिकेशन के लिए नीडेड होता है, जैसे कि यूनिक्स डोमेन प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं, जीरोक्स एनएस प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं, आईएमपी लिंक प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं या टीसीपी आईपी यूज कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज एज फॉलोज। जैसे फैमिली है आपका AF_INET मीन्स एड्रेस फैमिली फॉर इंटरनेट वर्किंग, और यहाँ पे TCP/IP है। तो हम लोग इस फैमिली को यूज करेंगे। हमारे सिलेबस में ये वाला पार्ट है, हमारे सिलेबस में ये पार्ट है, इसलिए हम लोग इसको यूज करेंगे। AF_NS ये जीरोक्स एनएस प्रोटोकॉल है। अगर जैसे TCP/IP अभी पढ़ रहा हो, अगर जीरोक्स एनएस पढ़ना होता तो इसको यूज करते हैं। IMP लिंक प्रोटोकॉल पढ़ना होता तो इसको यूज करते हैं। यूनिक्स डोमेन प्रोटोकॉल पढ़ना होता तो AF_UNIX लिखते। हम लोग को पढ़ना है TCP/IP, और TCP/IP को फैमिली में क्या किस फैमिली में रखा गया है, AF_INET फैमिली में। इसके बाद अगला मेंबर है टाइप। टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ सॉकेट वी आर गोइंग टू यूज इन द प्रोग्राम। ठीक है, टाइप बताता है कि आप कौन से टाइप का सॉकेट यूज करने जा रहे हो अपने प्रोग्राम में। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉकेट एज फॉलोज। पहला है स्ट्रीम सॉकेट। दिस सॉकेट इज यूज्ड विथ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के साथ यूज किया जाता है, और ये बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में एक साथ कम्युनिकेट हो सकता है। दूसरा रिलायबल है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है इसलिए रिलायबल है। तीसरा सीक्वेंस्ड है, और अनडुप्लीकेटेड फ्लो ऑफ डेटा, अनडुप्लीकेटेड फ्लो ऑफ डेटा, और ये प्रोवाइड करता है। डुप्लीकेट फ्लो ऑफ डेटा यहाँ नहीं होता, अनडुप्लीकेटेड फ्लो ऑफ डेटा होता है। और ये इट यूजेस TCP प्रोटोकॉल, ये TCP को यूज करता है जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। और the stream socket is represented by a constant term AF_INET। मीन्स जब भी हम अपने प्रोग्राम में इसको यूज करेंगे तो कॉन्सेप्ट लिखेंगे sock_stream। समझ आया? इसके बाद है डेटाग्राम सॉकेट। डेटाग्राम सॉकेट आर यूज्ड विथ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। अगर UDP प्रोटोकॉल बना रहे हैं तो आप डेटाग्राम सॉकेट को यूज करेंगे। डेटाग्राम सॉकेट को कांस्टेंट टर्म AF_D से डिनोट किया जाता है। अगला है रॉ सॉकेट। इट प्रोवाइड्स इंटरनल नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड इंटरफेस। इट अलाउज एन एप्लीकेशन डायरेक्ट एक्सेस टू लोअर लेवल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। रॉ सॉकेट आर डेवलप्ड फॉर बिल्डिंग न्यू प्रोटोकॉल। जब नया प्रोटोकॉल बनाना होता है तो उस समय हम रॉ सॉकेट को यूज करते हैं। इसके बाद है सीक्वेंस्ड पैकेट और सीक्वेंस्ड पैकेट सॉकेट। It provides sequenced, reliable, and unduplicated flow of data. A sequenced packet socket is similar to a stream socket with the exception that record boundaries are preserved. ठीक है, इसमें क्या है, ये सिमिलर है स्ट्रीम सॉकेट के, बस यहाँ अंतर इतना है कि यहाँ पे रिकॉर्ड बाउंड्री को प्रिजर्व करके रखा जाता है। और इसको कांस्टेंट टर्म sock_sec पैकेट से डिनोट करते हैं। रिकॉर्ड बाउंड्री को प्रिजर्व करने का मतलब, जैसे मोबाइल अगर हॉटस्पॉट यूज़ करते हो तो वहाँ देखते हो कि आपका डेटा 1.5 GB का प्लान है तो 1.5 GB तक ही डेटा यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। अगर लेकिन वही अगर वाईफाई है, अनलिमिटेड प्लान है, तो आपको जितना मर्जी उतना आप उसको यूज कर सकते हो। इसके बाद है रिलायबली डिलीवर्ड मैसेज सॉकेट। द रिलायबली डिलीवर्ड मैसेज सॉकेट हैज़ द सिमिलर प्रॉपर्टी टू अ डेटाग्राम socket but with reliable delivery. The reliable delivered message packet socket is represented by the constant term sock underscore RDM. ये डेटाग्राम सॉकेट से मिलता जुलता है, बस उसमें जैसे बाउंड्री प्रिजर्व नहीं होती है, यहाँ पे प्रिजर्व करके रखी जाती है। इसके बाद अभी तक हमने तीन देखा, लोकल, रिमोट और टाइप। अब अगला है प्रोटोकॉल। द प्रोटोकॉल स्पेसिफाई अ पार्टिकुलर प्रोटोकॉल टू बी यूज विद द सॉकेट। मीन्स सॉकेट के साथ कौन सा प्रोटोकॉल यूज करने जा रहे हैं ये बताता है। दिस फील्ड जनरली कंटेन्स द वैल्यू जीरो। ये जनरली क्या रखता है? जीरो रखता है। in that case the operating system provides a suitable protocol, और उस केस में सुटेबल जो प्रोटोकॉल होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। जैसे टीसीपी का 17 होता है और यूडीपी का टीसीपी का 6 होता है और यूडीपी का 17 होता है। ये नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। अगला है सॉकेट स्ट्रक्चर। इससे पहले जो पढ़े थे वो भी सॉकेट का स्ट्रक्चर था, लेकिन वो टेक्निकल डेफिनेशन था और ये सी डेफिनेशन है। मतलब सी लैंग्वेज में सॉकेट को कैसे डिफाइन किया गया है वो इसमें पढ़ना होगा। The first socket structure is sock addr that holds the socket information. जो पहला सॉकेट स्ट्रक्चर है उसका नाम है सॉक एडर। मतलब सी की लाइब्रेरी में जो टीसीपी क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग के लिए जो पहला सॉकेट स्ट्रक्चर लिखा गया है उसका नाम है सॉक एडर, जो सॉकेट के इंफॉर्मेशन को रखता है। और इसके अंदर दो मेंबर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर दो मेंबर है। पहला है फैमिली, दूसरा है आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। अगर इसको देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, स्ट्रक्ट सॉक एडर, और इसके अंदर यू सॉर्ट मतलब अनसाइंड सॉर्ट, एस ए फैमिली पहला मेंबर है और कैर एस ए डेटा दूसरा मेंबर है। फैमिली यहाँ एस ए फैमिली ये बताएगा कि कौन से फैमिली को आप यूज़ करने जा रहे हैं। जैसे ए फाइनेट हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे डेटा मतलब आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर का इंफॉर्मेशन रखते हैं। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, वो है सॉक एडर अंडरस्कोर इन। Another structure of socket which is mostly commonly used nowadays is socket r underscore in. This structure contains four member family, port, address protocol, a specific address, and 8-bit fields which is not generally used. पहला है फैमिली, जिसको कि यहाँ पे लिखा गया है सीन अंडरस्कोर फैमिली। दूसरा है सीन अंडरस्कोर पोर्ट, तीसरा है सीन अंडरस्कोर एडर, और चौथा है सीन अंडरस्कोर जीरो। सीन का मतलब सर्वर इंटरनेट, फैमिली सर्वर इंटरनेट पोर्ट, सर्वर इंटरनेट एड्रेस, सर्वर इंटरनेट जीरो।
तो SIN यूज नहीं होता है। और जो सीन एडर है वो भी एक स्ट्रक्चर है और उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है थ्रू द नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब हम लोग बनाते कैसे हैं, जैसे अपने प्रोग्राम देखा जाए तो लिखेंगे स्ट्रक्ट सॉक एड आर अंडरस्कोर। मान लीजिए इसका वेरिएबल बना है सर्वर। अब इसको इनिशियलाइज करना है तो सर्वर और पहला है सीन अंडरस्कोर फैमिली। तो फैमिली में हम लोग क्या यूज करेंगे, एफ अंडरस्कोर आई नेट। तो यहाँ लिखेंगे ए एफ अंडरस्कोर आई नेट। एफ अंडरस्कोर आई नेट। दूसरा है सर्वर अंडरस्कोर पोर्ट। तो यहाँ पे सर्वर डॉट सीन अंडरस्कोर पोर्ट। पोर्ट पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लो 7999। और ये लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। इसके बाद अगला है तीसरा वेरिएबल है सर्वर अंडरस्कोर सीन ऐड आर। और ये एक नेस्टेड स्ट्रक्चर है तो इसके है इस ऐड आर इक्वल्स टू। और यहाँ पे आईपी एड्रेस देना होगा। ये देंगे। इसके बाद नहीं नहीं, ऐसे ऐड आ रहा है। इस ए ऐड ऐड आ रहा है। इससे अंडरस्कोर ऐड आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये सॉकेट पहले से बना हुआ है, हमें इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका वेरिएबल बनाएंगे। अभी बना हुआ कहाँ है, इसको यूज़ करने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में लिखना होगा हैश इंक्लूड आई नीड स्लैश इन डॉट एच। अपने प्रोग्राम में इसको लिखना होगा। अब इसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद अगला है टीसीपी क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम आर्किटेक्चर। मीन्स जब भी आप कोई क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम बनाओगे किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है, टीसीपी क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम बनाओगे तो आपको हर एक प्रोग्राम में कम से कम इतना फंक्शन लिखना ही लिखना होगा।
जहाँ पे टीसीपी सर्वर प्रोग्राम सबसे पहले सॉकेट फंक्शन लिखा जाएगा, फिर बाइंड लिखा जाएगा, फिर लिसन लिखा जाएगा, फिर एक्सेप्ट लिखा जाएगा, फिर रीड लिखा जाएगा, फिर राइट लिखा जाएगा और फिर फाइनली क्लोज होगा। इसी तरीके से टीसीपी के क्लाइंट का प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले सॉकेट, फिर कनेक्ट, फिर राइट, फिर रीड और फिर क्लोज। ठीक है, इस तरीके से 5 फंक्शन इधर लिखे जाएंगे और इधर 3 4 7, इधर 7 फंक्शन लिखे जाएंगे। और इसी तरीके से यूडीपी का अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो यूडीपी के केस में भी सबसे पहले सॉकेट, फिर बाइंड, फिर रिक्वेस्ट फ्रॉम, फिर सेंड टू, उसके बाद क्लोज। यूडीपी के केस में, यूडीपी क्लाइंट के केस में सॉकेट, फिर सेंड टू, फिर रिक्वेस्ट फ्रॉम और उसके बाद क्लोज। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमें इसका फंक्शन लिखने आना चाहिए। अगला है फंक्शन यूज इन टीसीपी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पहला है सॉकेट। सॉकेट फंक्शन लिखना है। द सॉकेट फंक्शन इज यूज टू क्रिएट ए सॉकेट। इफ द सॉकेट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, it returns small integer value, and if the socket is not created successfully, then it returns -1, that is negative number. It takes 3 parameter: family, type, protocol. पहला है, कैसे लिखेंगे? सॉकेट int सॉकेट, सॉकेट इसका आर्किटेक्चर हो जाएगा सिंटेक्स ऑफ सॉकेट फंक्शन। इसके अंदर पहला लिखेंगे फैमिली, दूसरा लिखेंगे टाइप, तीसरा लिखेंगे प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल, INT सॉक FD, सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर, या फिर सॉकेट FD इक्वल्स टू सॉकेट। अब फैमिली कैसे लिखते हैं? AF अंडरस्कोर I। फिर टाइप में क्या लिखते हैं? सॉक, सॉक अंडरस्कोर स्ट्रीम। और प्रोटोकॉल में क्या लिखते हैं? 0। ठीक है, और इन सब फंक्शन को यूज करने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में क्या लिखना होगा? 2 हेडर फाइल डालने होंगे। पहला है हैश include c/types.h और हैश include c/socket.h। 2 हेडर फाइल हमें अपने प्रोग्राम में लिखने होंगे। ठीक है, ताकि हम इन फंक्शन को यूज कर सकें। सॉकेट के बाद अगला फंक्शन क्या है? बाइंड। बाइंड फंक्शन इसलिए यूज होता है, the bind function assign the local protocol address to a socket.
This function takes three parameters. First, socket descriptor. Second, pointer to a local address. और थर्ड, एड्रेस लेंथ. ठीक है. बाइंड फंक्शन मेनली बाइंड करता है लोकल प्रोटोकॉल एड्रेस को. ठीक है. जैसे मान लो जब आप किसी को जब आपको कोई कॉल कर रहा है फ़ोन पे, ठीक है, तो आप किसी से बात कर रहे हो और उसी समय कोई आपको दूसरा आदमी फ़ोन कर देता है, तो अगर आपका कॉल वेटिंग ऑन है, इसका मतलब उसका फ़ोन आपको दिख जाएगा आपकी कॉल के ड्यूरिंग, और कॉल वेटिंग ऑफ है तब नहीं दिखता है. ठीक है. मीन्स क्या है कि आप बात कर रहे हैं और उसी समय कोई फ़ोन कर दिया, तो उस कॉल को भी आपके साथ बाइंड कर देता है. ठीक है. या फिर जब कॉन्फ्रेंस कॉल करते हो तो देखते हो कि आप किसी को फ़ोन किए और बात करते हुए आप चाहते हैं किसी और को फ़ोन करें, तो जिससे बात कर रहे हैं उसको होल्ड करके आप फिर से किसी को कॉल ऐड कॉल में जाके ऐड कॉल लगाते हो और उसको मर्ज कर देते हो कॉन्फ्रेंस में लाने के लिए, मतलब बाइंड कर देते हो. तो यही कॉन्सेप्ट बाइंड का होता है कि यहाँ पे लोकल प्रोटोकॉल एड्रेस के साथ सॉकेट को बाइंड करने का काम करता है, जिससे कि एक से ज़्यादा कनेक्शन एक साथ इस्टेब्लिश हो सके. और बाइंड फंक्शन थ्री पैरामीटर लेता है. पहला सॉकेट डिस्क्रिप्टर, दूसरा पॉइंटर टू ए लोकल एड्रेस. बाइंड INDB इक्वल्स टू बाइंड. बाइंड फंक्शन के अंदर तीन पैरामीटर लेते हैं. पहला सॉकेट डिस्क्रिप्टर, तो सॉकेट डिस्क्रिप्टर हो गया हमारा सॉकेट FD. दूसरा है पॉइंटर टू ए लोकल एड्रेस. इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं स्ट्रक्ट सॉक ऐड आर स्टार, और इसके बाद किससे बाइंड करेंगे? जिसका प्रोग्राम लिखा जा रहा है. प्रोग्राम किसका लिखा जा रहा है? सर्वर का. तो यहाँ पे सर्वर कॉमा, इसके बाद लेंथ लिखना है. तो लेंथ कैसे निकालते हैं? साइज ऑफ से. किसका निकालेंगे? लोकल एड्रेस का. लोकल एड्रेस किसके पास होगा? सर्वर वेरिएबल के पास. और फिर फंक्शन को क्लोज कर देते हैं. समझ आया? ये हो गया बाइंड का स्ट्रक्चर, और ये हो गया सिंटेक्स. एग्जाम्पल. अगला है लिसन. लिसन फंक्शन परफॉर्म टू एक्शन. फर्स्ट, इट कन्वर्ट्स एन अनकनेक्टेड सॉकेट to a passive socket, which indicates that kernel should accept the incoming connection request directed to this socket. Second, it also specifies the maximum number of connections the kernel should queue for socket. It takes two parameters. First, socket descriptor. Second, maximum connection. तो यहाँ हो जाएगा सिंटेक्स
ऑफ बाइंड सॉरी लिसन फंक्शन। ये सब चीज़ हम क्यों लिख रहे हैं? ये दिमाग में आया हुआ कि जब है ही लिखा हुआ तो पढ़ काहे नहीं देते? क्यों टाइम हम अपना वेस्ट कर रहे हैं? तो देखिए, आप किसी भी ईयर का उठा के देख लो, जो क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ इस इन फंक्शन के बारे में डिफरेंस पूछा, यहाँ का कि रीड और राइट में डिफरेंस बताइए। क्या है यहाँ लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो समझ में आया कि हम नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ पढ़ के नहीं निकल गए। क्यों? बिकॉज आपको लिखना सिखाना है ताकि आप एग्ज़ाम में लिख पाओ। बात समझ में आया? तो ऐसे 2.5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जहाँ पे कि आपको ऐसे लिखोगे कि एक्सेप्ट फंक्शन किस नाम से पता चल जाएगा कि किस लिए यूज होगा। और अगर होगा तो एक लाइन में डेफिनेशन दीजिए, उसके बाद उसका सिंटैक्स लिखिए कि हम एक्सेप्ट फंक्शन कैसे लिखते हैं या लिसन फंक्शन कैसे लिखते हैं, और फिर उसमें एग्जाम्पल बता दीजिए कि लिसन फंक्शन क्या करता है। ठीक है, तो इससे एक तरह का क्वेश्चन अक्सर हाँ पूछा जाता है। देखिए, यहाँ 2 नंबर में पूछ दिया। ठीक है, तो साल 2 साल में एक बार ये क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है। तो इसका 2 बेनिफिट है, एक तो थ्योरी में पूछेगा और दूसरा प्रैक्टिकल में भी इसके बिना एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा तो या बनेगा। सर एक क्वेश्चन है, शटडाउन और क्लोज में डिफरेंस क्या है? पढ़ेंगे तो बता देंगे, अभी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ आया लिसन। लिसन फंक्शन परफॉर्म टू एक्शन। फर्स्ट इट कन्वर्ट्स एन अनकनेक्टेड सॉकेट टू ए पैसिव सॉकेट which indicates that kernel should accept the incoming connection request directed to this socket। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि पहले ये अनकनेक्टेड सॉकेट को पैसिव सॉकेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पैसिव सॉकेट का मतलब कि एक एक्टिव सॉकेट होता है और दूसरा पैसिव सॉकेट होता है। मतलब कि जगह सोया हुआ है, ठीक है, लेकिन अनकनेक्टेड है, तो अनकनेक्टेड को
पैसिव सॉकेट में कन्वर्ट करने का करता है, ताकि जब किसी का मान लो आपको कोई फ़ोन आया, तो जब कोई फ़ोन करता है, पहले उसके फ़ोन से आपका कॉल कनेक्ट होता है, और जैसे ही कनेक्ट होगा, रिंग बजना शुरू होगा, तो वहाँ पे उससे पहले हाँ, जिसको फ़ोन कर रहा है उसका भी फ़ोन भी सोया हुआ है, ठीक है? तो पैसिव सॉकेट को अनकनेक्ट पैसिव सॉकेट है, मतलब वहाँ पे उसके सॉकेट का, उस फ़ोन डिवाइस का, जिसको फ़ोन किया जा रहा है, उसका फ़ोन डिवाइस में कोई काम नहीं हो रहा है, वो अनकनेक्टेड है। उसको जब कॉल आएगा तो उसके नेटवर्क से एक पहले रिक्वेस्ट आता है, ठीक है? कि वो मान लो आप किसी को फ़ोन करते हो, तो फ़ोन ऐसे ही नहीं कनेक्ट होता है। फ़ोन कनेक्ट होने के लिए आपके साइड से जब फ़ोन करने जा रहे हो, तो पहला कंडीशन देखा जाता है कि आपके नंबर पे प्रॉपर बैलेंस है कि नहीं, ठीक है? अगर बैलेंस है, तो क्या आपके नंबर पे आपके डिवाइस में नेटवर्क है? अगर नेटवर्क है और फ़ोन में बैलेंस है, वैलिडिटी बची हुई है, तब वो कॉल को कनेक्ट किया जाएगा। अब जिसको कनेक्ट किया जाएगा, उसको उसके नेटवर्क में पहले बाइंड हो। ठीक है, मान लो हम जियो से कर रहे हैं किसी आइडिया वाले को, तो पहले आइडिया वाले के फ़ोन नेटवर्क से बाइंड होगा जियो नेटवर्क को, और फिर बाइंड होने के बाद देखा जाएगा कि क्या जिस नंबर को कॉल किया जा रहा है, वो नंबर नेटवर्क में है। अगर नेटवर्क रेंज में है, तब जाके उसको बाइंड किया जाएगा, ठीक है? अगर नेटवर्क में नहीं है, तो वो तो बाइंड ही नहीं होगा, ठीक है? मतलब उस पे कॉल आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे अनकनेक्टेड को पैसिव में कन्वर्ट करने का काम हुआ, मतलब उसके यहाँ जाके नेटवर्क सर्च किया गया, उसके फ़ोन डिवाइस में नेटवर्क है, ठीक है? तो कॉल आ सकती है, और जो अगर कॉल आई, तो उसको लिसन करना होगा, ठीक है? तो यहाँ द कर्नल शुड एक्सेप्ट द इनकमिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट डायरेक्टेड टू दिस सॉकेट. It also perform as it specify the maximum number of connection the kernel should queue for a socket. और साथ में दूसरा ये बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शन एट ए टाइम कितना हैंडल करेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शन मीन्स एट ए टाइम आप 2 कस्टमर को डील करो या 10 को करो, वो सर्वर के स्पीड पे मैटर करता है। कैसे लिखते हैं? सिंटेक्स हो जाएगा INT L equals to listen, इसके अंदर पहला पैरामीटर सॉकेट, सॉकेट डिस्क्रिप्टर, और दूसरा मैक्स कनेक्शन। मैक्स कनेक्शन समझ आया? Yes, sir. अगला फंक्शन है एक्सेप्ट। द एक्सेप्ट फंक्शन इज कॉल्ड ओनली बाय द TCP सर्वर। एक्सेप्ट फंक्शन on completes the process of establishing the connection between the server and client. This function takes 3 parameters. First, socket descriptor, second, client address, or third, length of the client.
On success, it returns non-negative number is negative number. सिंटेक्स हो जाएगा int accept first socket descriptor second pointer to a local address remote